तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर के बारे में समझेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल या एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होगा और कैसे होगा, मैंने ये भी बताया हुआ है वहाँ पर। आज के लेक्चर में देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो समझते हैं, आपकी बुक में दिया गया है और ये पेज नंबर 336 पर आपको मिलेगा। एसिडिटी ऑफ फिनॉल हेडिंग पड़ी हुई है। तो देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल देखेंगे बच्चों। अगर फिनॉल के एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फिनॉल क्या होता है। तो देखेंगे, अगर कोई एरोमेटिक रिंग होगी और उससे क्या जुड़ा होगा, डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। अल्कोहल तो हमें मालूम है, एल्काइल चेन से अगर OH लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वो अल्कोहल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर समझते हैं, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। फिनॉल ArOH, देखो AR का मीन्स क्या होगा, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो इस AR का मीन्स हो जाएगा एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई फिनॉल तो वही होगा जिसमें एक साइक्लिक रिंग के ऊपर OH लगा होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसे फिनॉल बोलते हैं। एल्काइल यानी कि अगर अल्कोहल क्या होता है तो OH अगर एल्काइल चेन से जुड़ा होगा, एलिफेटिक चेन से, तो उसे अल्कोहल बोलेंगे। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। फिनॉल अल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होता है। तो लिख सकते हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। देखो क्यों ज़्यादा होती है ये समझते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से फिनॉल मोर एसिडिक होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। अभी आप समझेंगे, जब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो रीज़न क्या हो जाएगा, आप रीज़न लिख सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो अल्कोहल, जो आपका फिनॉल होगा, वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में उसकी एसिडिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये समझते हैं। देखो अल्कोहल में हमने क्या बताया था, आप अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा, ArOH, ये अल्कोहल है। अब देखो यहाँ से अगर H+ निकलेगा, H+ निकलता है क्योंकि ये क्या होता है, एसिड होता है। और मैंने बताया था आपको ये लास्ट लेक्चर में, ये वीक एसिड होता है। इसलिए आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए, अगर वो आपको समझ आ जाएगा तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ROH दिया गया, अगर यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, तो ये H यहाँ से निकला। अब देखो होगा क्या, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होगा, ये एल्काइल चेन लगी हुई है और ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक नहीं दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और मैंने बताया था जो एल्काइल ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये प्लस आई प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EWG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले से इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, या हम कहें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी तो देखो ये जो H+ है ये इसको जाने नहीं देगा, ये फिर से क्या कर लेगा, इसे खींच लेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले से इस पर नेगेटिव चार्ज था
और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई। जब बढ़ गई तो ये H+ को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसीलिए बोला जाता है वी कैन से एल्कोहल इज वीकली एसिडिक। एल्कोहल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। यही रीज़न होता है ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ पा रहे होंगे सभी लोग। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये वीक एसिड होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लास्ट लेक्चर में। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिनॉल की, तो अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखेंगे फिनॉल क्या होगा। अगर ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, और इससे क्या लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा फिनॉल। और इसी को मैंने इस एरोमेटिक रिंग को क्या बोला था, AR बोला था, और वहाँ पर क्या लगा दिया था, OH लगा दिया था। देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे और ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा। तो देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो इसने इधर फेंका तो यहाँ भाई H+ तो निकल जाएगा। H+ जब यहाँ से निकलेगा, अगर हमने यहाँ फिनॉक्साइड आयन लिया, ये तो H+ आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये फिनॉक्साइड आयन लेंगे आप, मान लीजिए H+ निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड क्या आ गया, O आ गया। ये डबल बॉन्ड था ही, ये भी था। ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ है। अगर ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पर चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हुआ, जनरेट हुआ। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो अब क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इधर की ओर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखेंगे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। अब देखो नेगेटिव चार्ज अगर ये इधर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो फाइनली क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे फाइनली अगर ये नेगेटिव इधर आया और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो गया, तो क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका वहाँ हुआ तो अब क्या होगा, इधर ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने के बाद ये क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड है ही आपके पास, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये देखो तीसरा, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, RS हो जाएगा। अगर फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ क्या हो जाएगा, अब देखो फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा ये इधर क्या होगा, लोन पेयर इधर दे देगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, तो फाइनली जो होगा आपका ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, O। ये ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने फिनॉक्साइड आयन लिया है, अगर OH लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, H आप ऐड कर देंगे। अगर फिनॉक्साइड आयन लिया है तो आपका ये आ जाएगा फाइनली। तो देखो ये इसके कितने 4 क्या आ गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देखो ये आपको बॉन्ड को ब्रेक करना आना चाहिए, कैसे ब्रेक होगा, तो ये ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए। तो देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखेंगे आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, ये आर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। तो देखो आर्थो पर, ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन, और आर्थो पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। भाई यहीं पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसी वजह से बोला जाता है जो ग्रुप आपका अटैच्ड होता है वो आर्थो पर आएगा या फिर किस पे आएगा, पैरा पर आएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखो 2 ही जगह पर मिलेगा आपको, या तो यहाँ पर आर्थो पर है या ये क्या है, ये पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज या तो आर्थो पर मिलेगा या फिर हमें किस पोजीशन पे मिलेगा, पैरा पोजीशन पर मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। इसे हम आर्थो इफेक्ट और पैरा इफेक्ट भी कहते हैं।
और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए ये जो क्या शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट। अगर ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये दो ही ग्रुप पर, या तो आर्थो पर अटैच्ड होगा कोई ग्रुप आएगा, या फिर किस पे आएगा, पैरा पर आएगा। मेटा पर तो आ ही नहीं सकता है, या फिर आर्थो पर आएगा या फिर किस पे आएगा, पैरा पर आएगा। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। तो देखो अब इसके बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आया और अगर वो आर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है, तो देखो आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और पैरा पर भी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेयर केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आर्थो होता है वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट जिनकी एटॉमिक रेडियस कम होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्लोरीन को कंसीडर कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो आपका क्लोरीन भी है, लेकिन क्लोरीन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मोस्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको इधर समझा देता हूँ। HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मेनली ये तीन ही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियस भी कम होनी चाहिए, कंडीशन है, इस वजह से क्लोरीन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। और ये अगर किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग जनरेट होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होता है। तो इसके बाद आपको आगे ये भी पढ़ने को मिलेगा कि रीमैन टीमैन रिएक्शन। रीमैन टीमैन रिएक्शन एक होगी और दूसरी आपकी आएगी कोल्बे रिएक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो रीमैन टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, फिर आपका OH ग्रुप तो ऊपर लगा ही होता है और आर्थो पोजिशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। अगर हम बात करें रीमैन टीमैन, आपको आगे मिलेगा अगर रीमैन टीमैन रिएक्शन की बात करेंगे, आपकी बुक में NCERT में दिया गया, आगे आप इसको सीखेंगे भी, इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ग्रुप आता है आर्थो पोजिशन पे वो CHO आता है, CHO, C डबल बॉन्ड O और C क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन है, और मैंने बताया अभी तीन एलिमेंट लिखे ऊपर, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू HB, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलती है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे और आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ये केस आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो रीमैन टीमैन रिएक्शन में मेनली होता क्या है, रीमैन टीमैन हो या आपकी कोल्बे रिएक्शन हो, कोल्बे रिएक्शन, तो इन दोनों में क्या होगा, ये केवल अगर आपका ग्रुप जो होगा वो केवल टू केवल आर्थो पोजिशन पर जाएगा, केवल किस पे जुड़ेगा, जाके आर्थो पर। पैरा के कंपाउंड भी बनते हैं, लेकिन आर्थो का कंपाउंड मेनली यहाँ से बनेगा और वो ज़्यादा स्टेबल भी होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से बोला जाता है कि आर्थो के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पैरा। तो इतनी बात समझ आ रही होगी। देखो इंट्रा क्या होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा क्या होता है, जब उसी एक ही कंपाउंड में और उसी का कोई एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर क्या होता है, जब दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतनी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन ले हम, आपकी NCERT में दिया गया है, NCERT में पेज नंबर 337 पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन को अगर समझते हैं
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है अल्कोहल, और अल्कोहल में क्या दिया गया, एथाइल अल्कोहल। मैं इधर लिख देता हूँ, एथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये देखो एथाइल अल्कोहल दिया गया। इसके बाद आपको गिवन है फिनॉल, तो फिनॉल तो आप समझ पा रहे होंगे फिनॉल का क्या होगा फार्मूला, C6H5OH, या फिर आप इस तरीके से ये बेंजीन रिंग बनाई आपने और यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो इसे भी क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। थर्ड देखो क्या हो जाएगा, अगर उसने एक ग्रुप लगा दिया और वो कौन सा ग्रुप लगा रहा है, वो NO2 ग्रुप लगा रहा है। आपकी बुक में दिया गया है उसने ग्रुप लगाया है कौन सा, NO2। NO2 तो समझ रहे होंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 अगर ऐड करेगा तो क्या होगा, ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ये आर्थो पोजीशन है, और आर्थो पोजीशन पे उसने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। NO2 ग्रुप आर्थो पोजीशन पे उसने लगा दिया। अगर हम एक लास्ट और ले लें, अगर उसने NO2 ग्रुप को किस पे लगा दिया, पैरा पोजीशन पे, ये आर्थो होती है तो ये क्या हो जाएगी, पैरा, यहाँ पर NO2 लगा दिया और ये OH लगा दिया। इस तरीके से उसने किया हुआ है। अब देखो यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, मतलब एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सा इसमें मोर एसिडिक होगा और कौन सा लीस्ट एसिडिक होगा। देखो बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि अगर ये अल्कोहल दिए गए हैं तो इनका एसिडिटी होती क्या है, जो प्रोटॉन को आसानी से क्या कर दे वो क्या होगा, हमारा अच्छा एसिड होगा। तो अगर एसिडिक ऑर्डर आपको बताना होगा यहाँ से, तो आप कैसे बता पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, तो बच्चों अगर इसका हम एसिडिक ऑर्डर देखें तो देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए एसिडिक वर्ड का मतलब क्या होता है। जो आसानी से H+ दे दे वो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। H+ डोनर, मैंने आपको कई बार लिखवाया है, H+ डोनर, जो H+ डोनर होता है वो क्या होता है, वो एक अच्छा एसिड माना जाता है। अब देखो होगा क्या, मैंने ये वाला केस तो आपको बताया हुआ है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर डोनेट करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन को इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ तो ये हो गया, इसका मतलब ये जो आपका अल्कोहल दिया गया है इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि मैंने लिखवाया है देखो, फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल ड्यू टू किसकी वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। कैसे, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आपको मालूम होगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर रेजोनेंस से होता क्या है, जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है वो बिजी हो जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर बिजी होगा तो वो जो प्रोटॉन होगा उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, जब ध्यान नहीं जाएगा तो प्रोटॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो वो समझने की कोशिश करें। ये तो हमें फिनॉल दिया गया है, फिनॉल, सबसे पहले तो इनके नेम आपको मालूम होने चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसे क्या बोलेंगे, पैरानाइट्रोफिनॉल। इनका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो देखो आर्थोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैराफिनॉल, इसमें कौन मोर एसिडिक होगा उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा, देखो नेगेटिव चार्ज तो वैसे भी रिंग में क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। अब नेगेटिव चार्ज जितना बिजी होता जाएगा प्रोटॉन की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, तो प्रोटॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकलेगा वो क्या होगा, हमारा अच्छा एसिड होगा, वो एक अच्छा एसिड माना जाता है। तो बात समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, देखो रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हो रहा था वो डीलोकलाइज तो हो रहा था, रिंग में तो बिजी था, और NO2 ग्रुप लगा दिया तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा। तो ये क्या होगा, इससे H+ और आसानी से निकल जाएगा। देखो बात समझ आ रही। अगर आप इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को रिंग से क्या करेंगे, खींचेंगे। जब खींचेंगे तो रिंग से H+ आसानी से निकल जाएगा, जिससे वो क्या होगा, ज़्यादा एसिड होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर मोर एसिडिक कौन होगा, अगर हम इसको A मान लें और इसको B मानते हैं,
और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और अगर ये क्या हो गया, D हो गया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, C। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस भी बन रहा है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। C ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, D। अरे भाई ये पैरा पर लगा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं, पैरा पर अगर लगा है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फिर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और D के बाद फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा हमारा B। और B के बाद फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये ऑर्डर अगर आपको समझ आ गया होगा, देखो ये तो मैंने आपको अभी इधर लिखाया है, वही लिखा है कि एरोमेटिक जो आपका एरोमेटिक रिंग ये लगी हुई है OH के साथ, यानी कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये तो ऑर्डर आपको ये दो तो समझ आ ही गए होंगे। अगर इनकी बात करें तो मैंने बता दिया ये कहाँ पर लगा हुआ है, आर्थो पर लगा हुआ है। आर्थो पर लगा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी ज़्यादा होती है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। और फिर क्या आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। तो देखो इतनी बात समझ आ रही होगी। और इसके लिए K और pKa की वैल्यू भी गिवन है। देखो Ka क्या होता है, pKa क्या होता है, वो भी समझ लेंगे। जो K होता है इसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। देखो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। K जो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। लेकिन pKa के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है, ये ऑर्डर भी आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा, अगर जो अच्छा एसिड होगा तो उसके लिए pKa की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, pKa। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। और बच्चों आपको वैसे मैं कोशिश करूँगा पर डे एक वीडियो आपको पर डे मिले, लेकिन थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इस वजह से कभी कभी हो सकता है आपको वीडियो लेक्चर ना मिल पाए। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी आज समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट टर्न पे मिल जाएगा। थैंक यू।